अब हम फिर से अपने कंटेंट पे आ गए। हमने बुक के बारे में बात कर ली, हमने स्टेप्स जो इम्पोर्टेंट थे थ्योरी को प्रिपेयर करने के लिए कर ली बात, सीक्रेट मसूले भी मैंने बता दी कि कैसे थ्योरी को बनाना है। पेपर प्रेजेंटेशन पे भी बात हो गई। अब आ गए हैं मेन और बड़े मकसद पर। हम जो इन सब में हमने इन सब से यही चीज़ सीखनी होती है और केस स्टडी ही मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि केस स्टडी में नॉर्मली क्या कहते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि माशाल्लाह के कहते हैं कि भाई ये नॉलेज बेस है, ये लॉजिकल है, ये सीम लॉजिकल है। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हमें मार्केट में टकराती हैं। मानता हूँ वो बहुत प्यारी हैं, जो उनके तरीके से चीज़ों को समझ गया तो वो उनको फॉलो कर लो। अगर उनके ये सीम लॉजिकल नॉलेज बेस ये चीज़ों की नहीं समझ आ रही तो भाई फिर एक पैटर्न पे चल पड़ो, सेफ रह लोगे। 50% लेने हैं, 50 मार्क्स लेने हैं, वो इस तरह फिर मिल जाते हैं जिस तरह मैं आज आपको करवा दूंगा। अगर आपको लॉजिकल सीम लॉजिकल या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का नहीं पता चल रहा कि ये क्या है कैसे है, उसको नहीं समझना आ रहा, तो भाई फिर एक पैटर्न पे चल पड़ो, कम से कम 50 मार्क्स तो आपके आ जाएं, पास तो हो जाओ। तो आज हम वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये लें, पहले आप रीड कर लें आराम से। मैं सिर्फ 15 सेकंड के लिए सांस ले लूँ। चले, करें बात, क्योंकि टाइम भी हमारे पास। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, उसको केयरफुली रीड कर लो, आराम से, सुकून से, तहम्मुल मिजाजी से उसको रीड कर लो। एक सिनेरियो के क्वेश्चन को पढ़ने के ना 3 तरीके होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। एक सिनेरियो क्वेश्चन को पढ़ने के 3 स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स और हैं, ये वाली चीज़ की मैं अभी बात कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन को रीड करने के, भाई ये रीड करने के क्वेश्चन रीड करने के 3 स्टेप्स होते हैं। एक लोग ऐसे आते हैं जो स्टेप वन में ही रह जाते हैं। स्टेप 1 कहाँ तक होता है, ये पूरा सिनेरियो हमें मिसाल के तौर पे दे दिया हुआ है, जिस सिनेरियो की लाइन है यहाँ पे रिक्वायरमेंट दे दी है, ये आर का मतलब रिक्वायरमेंट है। बच्चा क्या करता है, इधर ही फैसला कर डालता है, आधा क्वेश्चन भी पढ़ा नहीं होता, उधर ही वो चीज़ उसके सामने आ जाती है, उधर से एक सिनेरियो या वो कोई कॉन्सेप्ट बना रहा होता है जो आपने एक्सप्लेन, आपको लगता है कि यहाँ पे फैसला हो गया कि मैंने इसमें ये वाली प्रोविज़न यूज़ हुई। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना हमें ऐसे लगता है कि असल में आई कैप ने ना ये वाली चीज़ पूछी है हमसे, बाकी क्वेश्चन को हम इग्नोर कर देते हैं। वो स्टेप 1 में बच्चे आगे करते हैं, और वे मोस्टली सारे बच्चे ही माशाल्लाह ये करते हैं, सिनेरियो पढ़ रहे हैं, इतनी सी चीज़ पे फैसला कर देते हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, याद रखिएगा रीड क्वेश्चन केयरफुली की बात कर रहे हैं हम। क्यों केयरफुली, क्यों हमने करना, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये क्वेश्चन आया, ये चीज़ें आप भूल जाओ, हमने इसको पढ़ते पढ़ते यहीं पे फैसला कर दिया कि इधर क्या चीज़ पढ़नी, क्या चीज़ यूज़ होनी। चले मैं दूसरा ले आता हूँ जिससे आपको ये ना लगे कि ये ब्लिट्स हैं। हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, सिनेरियो लिखा हुआ है। पहला स्टेप का बच्चा ये है, उसने ये पूरी लाइन यहाँ तक पढ़ी और उसने फैसला कर लिया इसमें ये वाला लॉ लगेगा और मैंने ये एक्सप्लेन करना, और बाकी चीज़ें अगर वो पढ़ता भी है तो उस पर ध्यान ही नहीं देता उस लेवल का कि भाई असल में वो पूछना क्या चाह रहा है। बच्चा यहाँ पर फैसला कर देता है और स्टेप 1 की वजह से गिर जाता है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, ये स्टेप मैं बना दूंगा इंशाल्लाह, वो थोड़ा सा आगे तकरीबन क्वेश्चन पूरा कर लेता है लेकिन उसको रिक्वायरमेंट नहीं देखता।
तीसरे स्टेप तक पहुंचता ही नहीं है। पहले स्टेप तक वो रहता है बच्चा कि उसका आधा क्वेश्चन पढ़ा होता है, उसने माशाल्लाह उसी पे फैसला करके ये बोल देता है कि भाई मेरा तो क्या कहते हैं कि मैंने आंसर सही लिखा है। वो पहले स्टेप तक ही जाता है, मतलब क्वेश्चन को आधा अच्छे तरीके से पढ़ना होता है स्टेप 1, क्योंकि उसमें बेस बनाई होती है स्टेप 1 में। तो वो उतना पढ़ के फैसला कर लेता है कि इसमें रियल एलिमेंट लॉ लगेगा, लेकिन उसको ये चीज़ पता नहीं होती कि भाई आगे तो कहानी है, अभी स्टेप 2 में शुरू होनी है। स्टेप 2 का मतलब होता है कंप्लीट क्वेश्चन हो जाना, क्वेश्चन का कंप्लीट पढ़ना विदाउट रिक्वायरमेंट पढ़ना। ये स्टेप 2 तक चीज़ें कवर होती है, स्टेप 2 तक। स्टेप 3 आता है विद रिक्वायरमेंट क्वेश्चन को पढ़ लेना। अब एक बच्चा है जो स्टेप 1 तक पढ़ता है। स्टेप 1 कितना है जी, आधा क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन की बेस होती है, वहाँ पे क्वेश्चन की चीज़ों को असल समझ वहाँ पे आ रही होती है, तो वहीं पे फैसला कर देना है कि ये क्वेश्चन में ये प्रोविजन आनी है तो गलत है। अगर स्टेप 1 से भी निकल जाना सर, स्टेप 2 ये होता है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना और रिक्वायरमेंट पे ध्यान ही नहीं देना, असल में पूछना क्या चाह रहा है, सिर्फ सिनेरियो को ही एक्सप्लेन कर डालना, बाद में पता चलता है उसने रिक्वायरमेंट पे कुछ और पूछा था। इसलिए एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के स्टेप अगर 3 हैं वो कैसे हैं। स्टेप 1 क्या बताता है हमें पढ़ने के हवाले से। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहला होता है क्वेश्चन की बेस, जिसमें बेसिक बात की होती है। दूसरा होता है फुल क्वेश्चन रीड कर लेना एक्सेप्ट रिक्वायरमेंट। तीसरा होता है फुल क्वेश्चन रीड कर लेना विद जी। स्टेप 1 में हम जब आराम से चीज़ को पढ़ें, उसकी बेसिक समझ लें सिनेरियो की, असल में बेसिक क्या चीज़ है, किस असल में वो कहना क्या चाह रहा है, उसमें कौन से करैक्टर यूज़ हुए हैं, कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई, क्या मसले हुए कहानी में, वो स्टेप 1 में कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, हमें वहाँ से वो चीज़ ज़रूरी होती है सिनेरियो में। स्टेप 2 में जब हम गुजरते हैं, मतलब फुल क्वेश्चन जब पढ़ते हैं कि असल में कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या मसला हुआ और एंड पे क्या हो गया, स्टेप 2 में ये चीज़ कवर हो जाती है। अब स्टेप 3 में क्या चीज़ कवर होती है, स्टेप 3 में हमने रिक्वायरमेंट देखनी होती है, असल में अब कहानी कहाँ से शुरू हुई, क्या बेस थी, क्या हो गया और हमने अब क्या करना है। स्टेप 3 ये कहता है। जब ये 3 स्टेप आप फॉलो कर लेंगे, आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की उस लेवल पे समझ आ जाएगी कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। ये 3 स्टेप ये हो गए। अब हम चलते हैं अपने रेलिवेंट जगह पे, पॉइंट्स पे, ठीक है। अब क्वेश्चन को रीड कैसे करना है 3 स्टेप में। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, पहले स्टेप में ना फंस के बैठ जाए कि मतलब बेस पढ़ लिया वहीं पे फैसला नहीं कर देना, दूसरे स्टेप पे भी फैसला नहीं कर देना। भाई ये एक दूसरे से चीज़ें रिलेट करती हैं। हो सकता है ये इधर से इधर पहुंचते वक्त पिछली बात ही खत्म हो जाए, हो सकता है कि ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लें लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ हो, ये पिछली ये दोनों बातों को गलत कर दे रिक्वायरमेंट। तो भाई ये चीज़ करनी है, इसको अच्छे से पढ़ के इधर चले जाना, इसको पढ़ के फिर रिक्वायरमेंट लाजमी उतने ही फोकस बेस से देखनी है जितने इस पे हम इसको पढ़ते हैं या इसको पढ़ते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन को एक मरतबा पढ़ के नहीं समझ आई विद रिक्वायरमेंट, तो एक मरतबा फिर से सिनेरियो पढ़ लो, पढ़ने के बाद फिर सिनेरियो को 2 दफ़ा जब सिनेरियो पढ़ा जाए फिर नहीं समझ आई तो भाई फिर रिक्वायरमेंट पे फोकस कर लो कि आखिर में रिक्वायरमेंट क्या कह रही। जितना अच्छे तरीके से पढ़ सको उतनी रिक्वायरमेंट को समझ लो। अगर रिक्वायरमेंट की समझ आ गई तो आपको, अगर सिनेरियो नहीं समझ आ रहा तो अगर रिक्वायरमेंट की समझ आ गई तो फिर आपको सिनेरियो की भी समझ आ जाएगी। तो मेन प्राइम फोकस है हमारा रिक्वायरमेंट को पढ़ना। अगर आपने रिक्वायरमेंट सही तरह से पढ़ ली तो आपको सिनेरियो की समझ आ ही जाएगी। जहां हमें सिनेरियो की समझ ना आए तो रिक्वायरमेंट पे फोकस कर लिया करो। दूसरे नंबर पे मैंने कहा रिक्वायरमेंट मोर केयरफुली मैंने लिख दी है, इसीलिए लिख दिया है जहाँ पे आपको क्वेश्चन के सिनेरियो की समझ ना आए। जैसे बिजनेस लॉ में पेपर आया था, वो डीसी वगैरह, वो बर्ड्स वगैरह के मामले में एक उसका एक क्वेश्चन था जो उसने
दूसरे एक्ट को भी अंदर मर्ज कर दिया और इवन के ग्रिड, 2 ग्रिड को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा था उसने। क्वेश्चन में तो पूरा घुमाया हुआ था लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट सीधी सीधी थी। अगर क्वेश्चन के सिनेरियो की समझ ना आए, रिक्वायरमेंट मतलब पढ़ने के साथ भी फिर इस तरह करो, फिर सिनेरियो को होल्ड कर लो, रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह समझ लो वो पूछ क्या रहा है। जब वो पता चल जाए पूछ क्या रहा है, फिर सिनेरियो को पढ़ोगे, फिर सिनेरियो भी बताएगा कि भाई मैं असल में ये मसला करके आया हूँ, मैं अब मेरे में से ये मसला ठीक करो या मुझे कुछ ना कुछ करो। तो ये चीज़ यहाँ पे ठीक है। तीसरा, आपका जो आंसर हो, जो भी आपने आंसर देना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, वो काइंडली आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका आंसर माशाल्लाह क्वेश्चन के सिनेरियो में घूम रहा होता है, रिक्वायरमेंट में जो पूछा होता है वो आप आंसर में लिखते ही नहीं। भाई कम से कम जो मर्ज़ी उसकी बैक एंड स्टोरी बताएं, जो मर्ज़ी एक्सप्लेनेशन दें, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है वो एंड पे आके डिस्क्लोज कर दें कि भाई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद सिनेरियो क्वेश्चंस के आंसर करने के स्टेप्स क्या हैं, यहाँ तो मैंने चीज़ें ओवरऑल वैसे जनरली गाइड कर दी। अब स्टेप में भी घूमते हैं। स्टेप क्या कहते हैं देखते हैं। स्टेप 1 हमें बोलता है सबसे पहले रेलिवेंट लॉ लिखो। पूरा सिनेरियो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हमें उसमें पता चल गया कि भाई ये सिनेरियो फ़लाँ रेलिवेंट प्रोविज़न से रिलेट कर रहा है, ये हमने फ़लाँ टॉपिक पढ़ा था आईकैप की बुक में, वो ये कह रहा था कि लॉ कह रहा था कि ये मसला था और उसका ये सलूशन था। ये सिनेरियो पूरा पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ समझ आई है, उसकी रेलिवेंट प्रोविज़न लिख दो। और ये रेलिवेंट प्रोविज़न ये जो चीज़ होती है ना, कॉपी पेस्ट बुक होनी चाहिए। ये कभी इसमें अपनी मर्ज़ी से वर्डिंग नहीं बना देनी। जहाँ वो एक्सप्लेनेशन, जहाँ आपने अपनी वर्डिंग बतानी, वो मैं स्टेप पे अभी गया नहीं। इस वक्त ये वो वाले स्टेप मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपके पास लॉजिकल आ जाए, सीम लॉजिकल आ जाए, या वो लॉजिकल ही हो, नॉलेज बेस हो जाए सॉरी, तो भाई अगर उस तरीके से आपको समझ आ जाए आप उस तरीके से कर लो। अगर वो चीज़ नहीं, 3 तरह के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आ रहा कि क्वेश्चन के इन तीनों कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो ये स्टेप फॉलो कर लो। किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप इन स्टेप में डाल दो, आपके ना मार्क्स मिल जाएंगे आपको। किसी तरह का क्वेश्चन हो जाए इन स्टेप में डाल दो, क्योंकि उनमें मेन चीज़ होती है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो भाई जब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो तो हमें पता है, कॉपी पेस्ट डिट्टो कॉपी आईकैप की बुक छापनी होती है, जिस बुक से पढ़ा होता है छाप दो। स्ट्रेट फॉरवर्ड जहाँ पे आ जाए, मुझे एक एक वर्डिंग आपकी डिट्टो आईकैप की बुक हो जाए, जहाँ से आपने याद की वो बुक हो जाए, वो डिट्टो कॉपी रखो। क्योंकि भाई आप इंग्लिश में इतने एक्सपर्ट नहीं है कि आप अपनी एक्सपर्टीज़ वहाँ पे शो करना शुरू कर दें, जहाँ पे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछा हो। आपकी एक्सपर्टीज़ होंगी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में, जहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। आपकी एक्सपर्टीज़ हरगिज़ यहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए। ये हम सिनेरियो सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। रेलिवेंट प्रोविजन जो वो कॉपी पेस्ट बुक की होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट लॉ होना चाहिए। बुक हो या कॉपी पेस्ट लॉ जो आपने पढ़ा है। अब स्टेप 2 क्या कहता है? कहता है एक्सप्लेनेशन दो अकॉर्डिंग टू दी रेलिवेंट लॉ। किसके मुताबिक वो कह रहा है? एक्सप्लेनेशन मांग रहा है के अंदर लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, प्रोविजन कुछ दे रहे होते हैं, यहाँ कुछ डाल देते हैं। यहाँ हम माइनर की बात कर रहे होते हैं, यहाँ हम पागलपन की बात कर रहे होते हैं। ओ भाई ये क्या चीज़ें हैं? यहाँ माइनर की बात चल रही है, यहाँ हम साउंड माइंड को यूज़ करते हैं। यहाँ साउंड माइंड की बात चल रही होती है, एक्सप्लेनेशन में हम माइनर को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो भाई ये कहाँ की साइंस है भाई? इनको कम से कम इनमें लिंक तो होना चाहिए दोनों में। अगर आपकी रेलिवेंट प्रोविजन ये है तो एक्सप्लेनेशन भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन कोई दुनिया जहान से बाहर की नहीं दे देनी कि यहाँ तो चलो कॉपी पेस्ट से सर ने कह दिया बुक का या लॉ को लिख दो
और जब एक्सप्लेनेशन देने लगोगे, अब हमें पता है हम अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करेंगे, अपनी इंग्लिश को यूज़ करेंगे, तो अन्य बात जिधर को जाती है एक्सप्लेनेशन डालने दो, ये नहीं जाने देनी। यहाँ पे आपको आपकी वर्डिंग जो है जस्ट जिधर मर्जी घूम रही हो, सेंटेंस मेकिंग अगर अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है आपकी, लेकिन कम से कम ये इसके आसपास ही घूम रही हो कि आपकी जो ऊपर रेलिवेंट प्रोविजन है वही इधर एक्सप्लेन हो रही हो, जो भी क्वेश्चन में उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग, अपने इस लॉ के अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। अब हम थर्ड देख लेते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, कंक्लूजन / रिजल्ट्स। जब भाई ये चीज़ आ जाए ना, इसमें दो चीज़ें होती हैं। रिजल्ट्स में आमतौर पर अक्सर ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिजल्ट्स में रिक्वायरमेंट बतानी होती है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ से हम स्टोरी बना के यहाँ उसका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे होते हैं, और हमारे रिज़ल्ट माशाल्लाह एक्सप्लेनेशन पे ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि आई कैप मार्क्स नहीं देता, हम सारा कुछ लिख के आते हैं और आई कैप हमें मार्क्स ही नहीं देता, ये बोलते हैं। ऐसे ही है, बोलते नहीं भाई। यहाँ पे एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है, यहाँ तो रेलिवेंट लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए भाई। ये जो रिज़ल्ट है ना, ये आपकी इस चीज़ के, आपकी इस चीज़ के, ये दोनों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका रिज़ल्ट जो है एक्सप्लेनेशन में जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंग होगी, और ये दोनों चीज़ें यहाँ भी होनी चाहिए। और इसीलिए मैं एक स्टेप फॉलो करवाता हूँ, जब आप कॉपी पेस्ट लॉ कर लो, एक्सप्लेनेशन इसके अकॉर्डिंग हो जाए। जब एक्सप्लेनेशन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी तो फिर आपका रिजल्ट इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हो जाए, तो आपकी ये तीनों चीज़ें, दोनों चीज़ें यहाँ पे वैसे ही कवर हो जाएंगी। तो आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको मार्क्स निकाल देगा भाई, पूरे पूरे भी निकाल देगा। हाँ, मिसाल के तौर पर आपकी ये चीज़ ठीक हो गई, ये गलत हो गई। मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलें थोड़ा सा एक और चीज़ समझ लें यहाँ पे, जो नॉर्मली यहाँ कॉपी पेस्ट लिखने का मतलब ये है कि कम से कम हम अपनी वर्डिंग नहीं लिखेंगे रेलिवेंट लॉ की, तो वो ठीक होनी चाहिए, रेलिवेंट प्रोविज़न हमें समझ आ जाए जब सिनेरियो की। तो कॉपी पेस्ट है ये, कम से कम इसके अगर 5 मार्क्स का है तो भाई 2 नंबर इसी के ही होते हैं, 2 नंबर इसके होंगे, 1 नंबर इसका हो सकता है, लेकिन 50% तकरीबन आपके रेलिवेंट लॉ आइडेंटिफाई करने के मार्क्स भी मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा ही एक्सप्लेनेशन से शुरू कर देते हैं, ये वाली दुनिया ही खा जाते हैं। हम पता क्यों ऐसा करते हैं, हम आई कैप की बुक के जब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई उन्होंने ऐसे किए, भाई वो उन्होंने अगर किए, उन्होंने उसमें बात भी पूरी डिस्क्लोज़ कर देते हैं। जब हम ये चीज़ करते हैं तो हमसे पूरी बात ही नहीं डिस्क्लोज़ होती। तो इसलिए इन स्टेप्स पे चले जाओ, कम से कम बात भी कंप्लीट कर पाओगे। आपको पता होगा कि ये अभी मैंने ये स्टेप किया, ये स्टेप किया, अब ये स्टेप किए, और अगर ये चीज़ ठीक हो जाए तो इसके मार्क्स मिल जाते हैं, ये गलत भी हो जाए तो, ये भी गलत हो जाए तब भी इसके मार्क्स मिल जाते हैं, अगर ये सही हो। अगर ये चीज़ ठीक है और ये भी ठीक है, इसके फिर भी मार्क्स मिल जाते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, ये वाली आपको इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपकी ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, इसके कहीं ना कहीं मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन मैं टेस्टिंग में नहीं दे रहा होता। मैं टेस्टिंग में तीनों चीज़ें जब मेरी पूरी होती मैं तब मार्क्स देता हूँ। कम से कम बच्चे को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इनकी टफ़ मार्किंग हुई है। जब टफ़ मार्किंग होगी ना, तो बच्चा फिर मेरे से आके पूछेगा आपने मेरे मार्क्स क्यों डिडक्ट किए। जब क्यों किए फिर उसको मैं समझाऊंगा। नॉर्मली ये हर इंस्टीट्यूट में माशाल्लाह जो टीएज़ हमारे हैं वो इस तरह नहीं करते। मैं ये नहीं कहता सारे टीएज़ ही इस तरह हैं, लेकिन मैंने मोस्टली बाज़ दफ़ा टीएज़ को ये हरकत भी करते देखा है। वो मार्क्स डिडक्ट नहीं करते, जाने देते हैं। जाने देने की वजह से वो फिर बच्चा उनसे क्वेश्चन नहीं करता, वो कहते हैं कि हम ईजी हैं। अगर वो मार्क्स डिडक्ट करेंगे तो बच्चा क्वेश्चन करेगा, तो क्वेश्चन का फिर आंसर देना पड़ेगा। तो आंसर देना पड़ेगा, तो मैं तो खड़ा हूँ फिर आंसर देने के लिए, अगर मैं मार्क्स डिडक्ट करता हूँ। आगे आ जाए। यहाँ पे एक चीज़ ऐसी कि जो बहुत समझने वाली है। क्या
अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करना है, ये 3 पॉइंट भी मैंने बता दिए हैं, इधर भी लिख दिए हैं। क्या हमें इनकी हेडिंग देनी चाहिए? बड़ा क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने नाम नहीं लूँगा लेकिन अक्सर टीचर्स की बुक में मैंने जब वो चीज़ों को सॉल्व करवाते हैं ये हेडिंग दिलवाते हैं, इनके हेडिंग के दरमियान ये चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, इनकी हेडिंग दे के टाइम वेस्ट ना करो। उसने ये नहीं कहा आई कैप ने कि मुझे एग्जामिनर ने मुझे ये हेडिंग के साथ आपको चाहिए, आप प्रॉपर हेडिंग नहीं डालेंगे तो मैं आपका क्वेश्चन ही मार्क करूँगा। तो इसलिए यहाँ पे आप नज़र डाल लें। अब हम यहाँ पे बिना हेडिंग की चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। रेलिवेंट लॉ को मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है बुलेट्स में 1 2 3 4 अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ETC जो भी है 1872 है। वैसे ये ना कहिए कि मुझे याद नहीं है, मुझे ही पता है। रेलिवेंट लॉ यहाँ पे आ गया पहला। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डाल देनी है, जैसे कि रेलिवेंट लॉ ये आ रहा है, ये देखो ये रेलिवेंट लॉ हो गया। अब एक ही पेंसिल से करना है, यहाँ से एक्सप्लेनेशन शुरू हो गई, मतलब कि आधे पेज से, सॉरी ये लो, ये एक्सप्लेनेशन शुरू हो गई और ये आपका प्रॉपर एक लाइन में रिजल्ट हो गया इसी के अंदर ही। रेलिवेंट लॉ एक्सप्लेनेशन रिजल्ट, ये एक्सप्लेनेशन रिजल्ट और कंक्लूजन को एक साथ आप लिख दें, कोई मसला नहीं। लेकिन हेडिंग दे के अलग अलग करना टाइम वेस्टिंग मैं समझता हूँ उसको। ये सिर्फ समझाने की हद तक, ये देखो मैंने ये समझाने की हद तक तो पॉइंट आपको लिख दिए, लेकिन आपने हेडिंग कभी नहीं इनकी देनी कि इसकी हेडिंग दे के इसके नीचे डिटो कॉपी आई कैप की पेस्ट करूँ, एक्सप्लेनेशन लिख के एक्सप्लेनेशन की करूँ, फिर कंक्लूजन की करूँ। नहीं, हेडिंग दिए बिना आपने ये काम करना है। आपको पेपर को करने का तरीकाकार आना चाहिए इस तरह कि आप पहले बुलेट्स में डाल दें, फिर जैसे पैराग्राफ हम दरमियान से शुरू करते हैं, इन दी गिवन सिनेरियो वो चीज़ कर दें, साथ ही उसका रिजल्ट वगैरह कंक्लूजन में क्लोज कर दें। तो आपका क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा और आपके हेडिंग बार बार देने से आपका जो टाइम वेस्टिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ जो चीज़ें नहीं पूछी उसने तो ना लिखा करें। अगर नहीं समझ आ रही, नहीं पता चलता, मेरी भी नहीं समझ आती तो कोई मसला नहीं, आप फिर हेडिंग दे दिए करें, मैंने स्टेप तो बना ही दिए। तो भाई इसमें आपका हर तरह के सिनेरियो कवर हो जाएगा अगर आप इसको चीज़ को समझ लेंगे। अगर आपको नहीं पता चलता लॉजिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको नहीं पता सीम लॉजिकल को कैसे समझना है, अगर आपको लॉजिकल की नहीं समझ आती, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं क्योंकि चौथा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड की तो समझ आ जाती। जब 3 तरह के सिनेरियो वाले होते हैं उनको उनमें से हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं करना आता, ये सीम लॉजिकल है या नॉलेज बेस है। तो इसलिए प्लीज़ वो किसी की तरह का भी आ जाए, इन 3 पॉइंट में डाल दो, कम से कम पास हो जाओगे जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, और ये तो फिर इसका एंडिंग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इतनी लंबी डिस्कशन की, इतना लंबा आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करने की कोशिश की। अगर मेरी कोई मिस्टेक्स है मैं उसकी माज़रत भी चाहूँगा, और अगर वाकई मुझे और चीज़ों पे काम करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप को, तो यहाँ मुझे बताइएगा ज़रूर, या मुझे किसी और सब्जेक्ट के बारे में भी आपके लिए इसी तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए एक वीडियो के तौर पर या किसी भी तरीके की, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। उससे कमेंट करने से ये चीज़ है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने अपने आप में बेहतरी क्या करनी है। आप लोगों के कमेंट मुझे और बेहतर से बेहतर बना देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस चीज़ का मैंने आज आपको डिस्क्राइब करने के लिए एक प्रॉपर इसकी इतनी स्लाइड्स तैयार की हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इस चीज़ की समझ भी आई होगी, और आप आइंदा इन चीज़ों को देखते हुए जो मैंने आज एक्सप्लेन की हैं कि आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, और बेहतर से बेहतर बनाएंगे और आपके पेपर पास होंगे। तो आप मेरे लिए बस एक दुआ कर दीजिएगा, मुझे सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहिए और कुछ नहीं। तो प्लीज़ आइंदा इस तरह के मिस्टेक्स ना कीजिएगा। और हाँ, ये लोगों, हम जब से मैंने मतलब कि सीए को स्टार्ट करके, मतलब सीए में अभी स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं तब आया था, तो तब ये चीज़ें मुझे याद हैं कि अभी मैंने क्या कहते हैं कि पूछ रहा था कि कैसे मैं सीए क्या होता है, किस तरह आना होता है,
लेकिन जब मुझे समझ आ गई उस वक्त मेरे साथ जो चीज़ें थी, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो फिर उस वक्त मैंने स्टार्ट किया था कि मैं कम्युनिटी को सर्व करूँगा। और मैंने ये चीज़ सोच ली थी और स्टार्ट कर दी थी अपने आसपास के लोगों की हेल्प करना उस वक्त फ़िज़िकल में। तो तब से ये चीज़ें मेरे साथ हैं। हाँ, ये यहाँ से मैंने नहीं स्टार्ट किया था, ये मिस थे, इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की थी और इनके बाद फिर मैंने इनके साथ आ गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये बेनिफिशियल भी होगी। तो नेक्स्ट टाइम हम किसी और वीडियो पे, किसी और मोटिवेशन चीज़ों पे या प्रैक्टिकल बेस फिर इस तरह की कोई एग्जांपल लेके हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अल्लाह हाफ़िज़ चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह भी।